आपने भी 13% वोट वहां पर ले लिया और माना जा रहा है कि ज्यादा आपने कांग्रेस के ही वोट काटे हैं, वो 27% वोट पे पहुंच गए वहां पर, जबकि बीजेपी के वोट परसेंटेज में 27 साल बाद भी गुजरात में इजाफा हुआ है, वो 53% वोट्स इस बार हासिल कर पाए। ये क्या कहता है गुजरात, क्या कह रहा है संजय जी? देखिए, ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ती है तो चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ती। हमने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी मेहनत की, लेकिन 6% पे तो चुनाव आयोग भी मान्यता दे देता है। हम 13% वोट लेके आए, 5 विधायक लेके आए, फिर भी उसको कम आंका जा रहा है। भाई, गुजरात मोदी अमित शाह का गढ़ माना जाता है, बीजेपी की प्रयोगशाला मानी जाती है। उस गढ़ में हमने भेद किया है, वहां पर उस किले को तोड़ के 5 हमारे विधायक वहां पर पहुंचे हैं, तो ये तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जहां तक अभी आपने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की, आज पूरा का पूरा समय और पूरी की पूरी ताकत इस सरकार की अन्य मुद्दों पे नहीं लग रही है, बेरोजगारी, महंगाई पर, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। इनका पूरा ध्यान है कि अरविंद केजरीवाल पे कैसे ईडी सीबीआई छोड़ो, मनीष सिसोदिया पे कैसे ईडी सीबीआई छोड़ो, सत्येंद्र जैन पे कैसे ईडी सीबीआई छोड़ो, इनके विधायकों को कैसे गिरफ्तार करके जेल में डालो। आपको बता दूं, 3000 छापेमारी की है विपक्ष के नेताओं पे पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और उसका कन्विक्शन रेट आपको मालूम है 0.5%। यह है ईडी का कन्विक्शन रेट। तो अगर आपको सिर्फ दिन रात एक ही काम में लगना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की सरकारों को बदनाम करना, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, बैठी तो है प्रियंका जी, 100 दिन तक रखा संजय रावत जी को जेल में, और बाद में क्या कह दिया कोर्ट ने? कोई साक्ष्य नहीं, कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापे मारी, उसके बाद जब चार्जशीट दाखिल होती है सीबीआई की, तो उसके बाद कह दिया जाता है कि भाई इनके खिलाफ तो कोई साक्ष्य नहीं, चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं। तो आप लोगों को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप देश के, अभी अग्निवीर का जिक्र कर रहे थे हमारे मित्र शक्ति गोविल जी, क्या अग्निवीर योजना? 4 साल के ठेके पे आप भारत की सेना चलाना चाहते हैं? भारत का नौजवान 17 साल में वो सेना में भर्ती होगा, 21 साल में पूर्व सैनिक हो जाएगा। आपके लड़के हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बनेंगे, और किसान का बेटा -50 डिग्री टेम्परेचर और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर और सियाचिन में भारत की सीमा की सुरक्षा करेगा, और बाद में आप उसको 4 साल के बाद निकाल के बाहर कर देंगे। यह है आपकी पाकिस्तान और चीन से लड़ने की योजना? यह है आपकी भारत की सेना को मजबूत करने की योजना? तो मैं समझता हूं इन सारे विषयों पर चुनाव होगा, इन मुद्दों पर चुनाव होगा, और जब हम लोग चुनाव में जाएंगे इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे। और जहां तक राजनीतिक दलों के गठबंधन की बात आपने कही, पहली बात तो आप हमेशा गठबंधन की राजनीति में रहे, कहीं गठबंधन से बाहर नहीं रहे। आपने तो ऐसे दल से गठबंधन किया जो पाकिस्तान की करेंसी पीडीपी चलाने की बात करती थी, पीडीपी कश्मीर में अपना सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात करती थी। पीडीपी वो पार्टी है जिसने अफजल गुरु को शहीद माना। पीडीपी 2 झंडे और 2 विधान की बात करती थी। उस पार्टी के साथ आप समझौता करके आप बता रहे हैं कि आपने देश के अंदर गठबंधन की राजनीति के हमेशा आप खिलाफ रहे। आपने तो ऐसे ऐसे गठबंधन किए हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को साथ में आप लेके चले हैं जिनको अटल जी कहते थे चिमटे से छूना पसंद नहीं करेंगे, उनको सबको आलिंगन करके आप लेके चले। जी प्रियंका जी, एक सेकेंड। विचारधारा, अब हम इस देश में देख रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई भी बहुत बड़ी हो गई है। क्या ये बीजेपी का साइड इफेक्ट है कि हम जनेऊधारी राहुल गांधी को भी देखते हैं, हम अरविंद केजरीवाल को गुजरात जाकर नोट पर गणेश जी, लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने की मांग देखते हैं, हम देखते हैं कि बिल्किस बानो के मुद्दे पर वो चुप हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। क्या अब तमाम पार्टियां, और एक वक्त पर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना के लिए, एक वक्त नहीं, अभी भी, हाँ अभी भी हिंदुत्व पर, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाने वाली शिवसेना के लिए भी, तमाम पार्टियों के लिए कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है कि हमें हिंदुत्व को भी अपनी तरफ रखना है, हमें मुस्लिम वोट भी चाहिए। क्या वो एक लड़ाई छिड़ गई है? क्या ये मोदी का साइड इफेक्ट है जो 24 में प्रबल होगा? देखिए, दुख इस बात का होता है कि हम देश के मुद्दों से हटकर हम उनके जाति, उनके धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं। ये विचारधारा नहीं है इस देश की। विचारधारा इस देश की मुद्दों पे होनी चाहिए, और वो मुद्दे क्या हैं अभी जनता के सामने? महंगाई की मार लगी हुई है, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, हर तरीके से तकलीफ है। पर यहाँ पर सब लोग, दुख इस बात का होता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी को वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर रख दिया है।
कि कपड़े अगर गंदे करने हों तो ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर लिया, और जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुलकर वो उनको सफाई का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और जैसे उन्होंने कहा संजय राउत जी के बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा वो देश के सामने जग जाहिर है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, एजेंडा ये होते हैं, डिस्कशन इन मुद्दों पे नहीं होता है। कोई ये नहीं पूछ रहा है सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा है। ये कहते हैं गेम ऑन, बीजेपी गेम ऑन, बीजेपी चाणक्य एट वर्क। ये चाणक्य एट वर्क नहीं है, ये संविधान को खत्म करने का, कुरेदने का काम हो रहा है। पन्नास खो के एकदम ओके को एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। एजेंडा वो होना चाहिए कि आज पैसों के बल पे राजनीति हो रही है, पावर कंसंट्रेशन के ऊपर राजनीति हो रही है, जनता के मुद्दों पे नहीं हो रही है, और जाति और हिंदुत्व नॉन हिंदुत्व की राजनीति ज्यादा चल रही है। क्या बिल्किस बानो पर अरविंद केजरीवाल को गुजरात में बोलना चाहिए? बिल्कुल था? बोलना चाहिए था। नहीं बोला? बिल्कुल, क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा है। आप उनकी जात मत देखिए, उनका धर्म नहीं देखिए। आज एक रेप कन्विक्ट एक महिला को जाकर पुलिस स्टेशन में एक तो पहले एफआईआर दर्ज कराना और उनको कन्विक्शन की तरफ लेकर जाना, कितने महिलाओं को दिक्कत होती है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। उन्होंने सब करने के बाद उस महिला ने वो 15 साल की जेल के बाद काटकर, 15 साल में भी 3 साल वो लोग तो पैरोल पे रहे, बाहर निकलते आए। आप लोगों ने अगर उनके बारे में, महिला के मुद्दे पे आपने राजनीति पे आपने आवाज़ नहीं उठाई, तो मैं मानती हूँ वो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी होती है, क्योंकि ये जाति का नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है, ये एक महिला की इंसाफ की बात है, और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सबको उसके ऊपर आवाज़ उठानी